अगर कोई कहे कि 20वीं सदी की सबसे महान और सबसे बड़ी जैविक खोज, मेरा मतलब है इंसान के जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ किसी शांत सी प्रयोगशाला में बैठे एक अकेले जीनियस के दिमाग की उपज नहीं थी, तो शायद एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो। बिल्कुल। क्योंकि हमें तो ये सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर उस खोज के पीछे बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई तस्वीरें, कुछ गुप्त रिपोर्टें, युवा वैज्ञानिकों का अहंकार और मेज पर पड़े गत्ते के टुकड़ों का एक बहुत बड़ा खेल शामिल हो। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना? एकदम। अक्सर जब हम विज्ञान के इतिहास को देखते हैं तो वो बहुत ही साफ सुथरा और सुलझा हुआ लगता है, जैसे किसी इमारत का बिल्कुल सटीक नक्शा हो। हाँ, लेकिन असलियत में वो काफी उलझा हुआ और अस्त व्यस्त होता है। बिल्कुल। और 1950 के दशक में जब डीएनए के रहस्य से पर्दा उठ रहा था तो कहानी कुछ ऐसी ही थी। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है, 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स की ऐतिहासिक खोज। और हमारे पास इसके लिए काफी दिलचस्प स्रोत हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज, जीवनियां और वो मूल शोध पत्र भी। हाँ, तो हमारा मिशन यहाँ सिर्फ डीएनए का आकार बताना नहीं है, बल्कि कैम्ब्रिज और किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च टीमों के बीच की कड़ी प्रतिस्पर्धा, उनके काम करने के अलग अलग तरीकों के टकराव और उस इंसानी महत्वाकांक्षा की कहानी को सामने लाना है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ। मुझे लगता है ये शुरुआत इस पूरी कहानी के रोमांच को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है, क्योंकि अगर हम 1953 से थोड़ा पीछे जाएं तो विज्ञान के मैदान में पहेली के कुछ अहम टुकड़े पहले ही आ चुके थे। मतलब वैज्ञानिकों को ये तो पता चल ही गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, 1944 में ही ऑसवाल्ड एवरी और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया था कि डीएनए ही वो चीज़ है जो आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। जबकि उससे पहले मैंने पढ़ा है कि ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि ये काम प्रोटीन करता होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोटीन की संरचना काफी जटिल होती है, तो लोगों को लगता था कि वही ये काम कर सकता है। लेकिन एवरी ने साबित किया कि नहीं, ये काम डीएनए का है। और इसके अलावा एरविन चारगाफ के नियम भी तो थे जो 1949 और 50 के आसपास सामने आए थे। हाँ, चारगाफ ने एक बहुत ही बुनियादी बात बताई थी। उन्होंने रसायन विज्ञान के स्तर पर साबित किया कि किसी भी डीएनए के अंदर एडेनिन, जिसे हम ए कहते हैं, उसकी मात्रा हमेशा थाइमीन यानी टी के बराबर होती है, और ग्वानिन यानी जी की मात्रा हमेशा साइटोसिन यानी सी के बराबर होती है। तो ए बराबर टी और जी बराबर सी। एकदम सही। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि किसी को ये नहीं पता था कि ये ए, टी, जी और सी आपस में जुड़ते कैसे हैं, इनका असली आकार क्या है। और यहीं से मुझे लगता है इस दौड़ में दो अलग अलग टीमें और दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण सामने आते हैं। सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ दो प्रयोगशालाओं की नहीं, बल्कि विज्ञान को देखने के दो अलग अलग नजरियों की लड़ाई थी। बिल्कुल। एक तरफ किंग्स कॉलेज लंदन की टीम थी जिसमें मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन शामिल थे। हाँ, और यहाँ जो सबसे हैरानंगेज बात है वो ये है कि फ्रैंकलिन का जो काम करने का तरीका था वो पूरी तरह से प्रायोगिक डेटा पर आधारित था। मतलब एक्सपेरिमेंटल। हाँ, वे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की विशेषज्ञ थी। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक हमारे पास बिल्कुल सटीक गणितीय और भौतिक डेटा न हो, तब तक हमें किसी भी तरह के मॉडल या संरचना का सिर्फ अनुमान नहीं लगाना चाहिए, हवा में तीर नहीं मारना चाहिए। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। क्या इसे किसी सरल तरीके से समझा जा सकता है? जरूर। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही अंधेरा कमरा है और उसके बीच में एक डिस्को बॉल लटकी है। अच्छा। आप उस डिस्को बॉल को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन आप उस पर एक बहुत तेज फ्लैशलाइट मारते हैं। जब रोशनी उस डिस्को बॉल के शीशों से टकराकर सामने की दीवार पर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में बिखरती है, तो आप दीवार पर उन रोशनी के पैटर्न को देखते हैं। बिल्कुल। आप उस पैटर्न को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अंधेरे में लटकी हुई उस बॉल का असली आकार कैसा होगा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भी वैज्ञानिक अणुओं पर एक्सरे डालते हैं और फिर जो पैटर्न उभरता है उससे उस अणु की संरचना का गणितीय अनुमान लगाते हैं। बाप रे, ये तो बेहद जटिल और थका देने वाला काम लगता है। बहुत ज्यादा। इसमें महीनों लग जाते थे। मतलब फ्रैंकलिन उस पहेली की एक बिल्कुल साफ तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि हर एक टुकड़ा स्पष्ट हो जाए। और दूसरी तरफ कैम्ब्रिज की कैवेंडिश लैब में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे।
उनका तरीका तो बिल्कुल ही अलग था, है ना? बिल्कुल विपरीत। वॉटसन और क्रिक का तरीका सैद्धांतिक था, थ्योरेटिकल। वे खुद प्रयोग करके नया डेटा नहीं निकाल रहे थे, वे दूसरों के प्रकाशित डेटा को इकट्ठा करते थे और भौतिक मॉडल बनाते थे। मतलब वो लैब में बैठकर सचमुच के मॉडल बना रहे थे। हाँ, वे धातु के तारों और गत्ते के टुकड़ों को जोड़कर यह देखने की कोशिश करते थे कि रसायन विज्ञान के नियमों के हिसाब से कौन सा आकार सही बैठता है। ये तो ऐसा हुआ कि बिना तस्वीर देखे सिर्फ अंदाजे से पहेली के टुकड़ों को आपस में फंसाने की कोशिश करना। सही कहा, लेकिन दोनों ही तरीकों की अपनी अहमियत थी। फ्रैंकलिन ने अपने कठोर प्रयोगों से यह खोज निकाला था कि डीएनए के दो अलग-अलग रूप होते हैं, एक ए फॉर्म जो थोड़ा सूखा होता है और दूसरा बी फॉर्म जो नमी वाला होता है। अच्छा, और उन्होंने फॉस्फेट्स के बारे में भी कुछ पता लगाया था ना? हाँ, उन्होंने यह साबित कर दिया था कि फॉस्फेट ग्रुप अणु के बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन किंग्स कॉलेज में विल्किंस और फ्रैंकलिन के बीच के पेशेवर रिश्ते इतने खराब थे कि उनके बीच बातचीत लगभग बंद थी। ओह। और इस मनमुटाव ने किंग्स कॉलेज के काम की गति को बहुत धीमा कर दिया था। और बिना सटीक डेटा के सिर्फ गत्ते के टुकड़ों से मॉडल बनाने का नतीजा शुरुआत में कैम्ब्रिज की टीम के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने पढ़ा है कि 1951 में वॉटसन और क्रिक ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो तो एक पूरी तरह से विनाशकारी प्रयास था। हुआ ये कि 1951 में जेम्स वॉटसन रोजालिंड फ्रैंकलिन का एक लेक्चर सुनने गए थे, लेकिन उन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाए, अपनी याददाश्त के भरोसे रहे और डीएनए में पानी की मात्रा का डेटा बिल्कुल गलत याद रखा। अरे बाप रे! और उसी गलत याददाश्त के आधार पर उन्होंने एक 3 स्ट्रैंड या 3 धागों वाला मॉडल बना डाला। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने फॉस्फेट ग्रुप्स को उस मॉडल के बिल्कुल केंद्र में रख दिया था, जो कि रसायन विज्ञान के हिसाब से एक असंभव बात थी। जब वॉटसन और क्रिक ने किंग्स कॉलेज की टीम को अपना ये मॉडल दिखाने के लिए कैम्ब्रिज बुलाया तो फ्रैंकलिन ने क्या कहा? उन्होंने उसे देखते ही कुछ ही मिनटों में खारिज कर दिया। कारण बहुत सीधा था, फॉस्फेट ग्रुप्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वाले फॉस्फेट्स को एक अणु के केंद्र में एक साथ धकेल देंगे तो वे एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो चुंबकों के नेगेटिव सिरों को जबरदस्ती एक साथ मिलाने की कोशिश करना। बिल्कुल, वो एक दूसरे को इतनी जोर से पीछे धकेलेंगे कि पूरा अणु ही टूटकर बिखर जाएगा। और पानी की मात्रा गलत होने की वजह से वो मॉडल वैसे भी काम नहीं कर सकता था। हाँ, इस शर्मनाक घटना के बाद कैवेंडिश लैब के डायरेक्टर लॉरेंस ब्रैग काफी नाराज हुए। उन्होंने वॉटसन और क्रिक को डीएनए पर काम करने से पूरी तरह रोक दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर ये रसायन विज्ञान की इतनी बुनियादी गलती थी तो इतने बड़े वैज्ञानिक इसे कैसे कर बैठे? और बात सिर्फ वॉटसन की नहीं है। 1953 की शुरुआत में दुनिया के सबसे महान केमिस्ट लिनस पॉलिंग ने भी अपना डीएनए मॉडल प्रकाशित किया था और उन्होंने भी ठीक वही 3 स्ट्रैंड और केंद्र में फॉस्फेट वाली गलती की। हाँ, ये सच है। एक ऐसा इंसान जो प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स की खोज कर चुका था, वो इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। इसका जवाब उस समय के विज्ञान में मौजूद जानकारी के अभाव और भारी दबाव में छिपा है। दबाव? हाँ, पॉलिंग ने जो डेटा इस्तेमाल किया था वो सूखे डीएनए का था। जब डीएनए सूख जाता है तो उसके अणु आपस में उलझ जाते हैं और उनकी संरचना विकृत हो जाती है। ओह, तो फ्रैंकलिन का ए फॉर्म और बी फॉर्म वाला काम यहाँ काम आता है। बिल्कुल। फ्रैंकलिन ये बात जानती थी कि प्राकृतिक संरचना देखने के लिए डीएनए में नमी होना जरूरी है, लेकिन पॉलिंग को यह नहीं पता था। जब वैज्ञानिक इस डर से काम करते हैं कि कोई और उनसे पहले खोज कर लेगा, तो वे जल्दबाजी में बुनियादी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। और पॉलिंग की इस गलती ने तो वॉटसन और क्रिक की नींद ही उड़ा दी होगी। उन्हें पता था कि पॉलिंग जैसे जीनियस को अपनी गलती सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, और इसी खतरे को देखते हुए कैवेंडिश लैब के डायरेक्टर ने उन्हें दोबारा काम शुरू करने की इजाजत दे दी। अब उनके पास समय बहुत कम था। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पॉलिंग को हराने के लिए वॉटसन और क्रिक को अब हर हाल में ठोस डेटा चाहिए था। सही कहा। और यहीं से इस पूरी ऐतिहासिक खोज का सबसे बड़ा और विवादित मोड़ आता है। जनवरी 1953 में मॉरिस विल्किंस ने रोजालिंड फ्रैंकलिन की जानकारी या अनुमति के बिना जेम्स वॉटसन को एक एक्सरे तस्वीर दिखाई।
इस तस्वीर को इतिहास में फोटो 51 के नाम से जाना जाता है। फोटो 51 विज्ञान के इतिहास की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक है। इसे फ्रैंकलिन और उनके छात्र रेमंड गोसलिंग ने 100 घंटे के लंबे एक्सपोजर के बाद खींचा था। 100 घंटे? बाप रे! उस तस्वीर में जो एक्स आकार का पैटर्न उभर कर आया था, उसने वॉटसन को तुरंत ये बता दिया कि डीएनए एक हेलिक्स यानी घुमावदार सीढ़ी की तरह है। लेकिन सिर्फ आकार ही नहीं, मैंने सुना है कि उस एक तस्वीर से वॉटसन और क्रिक को डीएनए की पूरी डायमेंशन यानी माप का पता चल गया था। बिल्कुल। जैसे कि उसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम है। सुनने वालों के लिए बता दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी सूक्ष्म दुनिया की बात हो रही है। एकदम सही। और तस्वीर से ये भी पता चला कि हेलिक्स के हर घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जानकारी सिर्फ फोटो 51 तक सीमित नहीं रही। इसके बाद मैक्स पेरुट्स नाम के एक शोधकर्ता ने फ्रैंकलिन की एक अप्रकाशित एमआरसी रिपोर्ट भी फ्रांसिस क्रिक को सौंप दी। अच्छा। हाँ, इस रिपोर्ट में फ्रैंकलिन के प्रयोगों का विस्तृत गणितीय डेटा था। रुको, ये रिपोर्ट क्रिक के लिए इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि क्रिक प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी के विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने उस रिपोर्ट में C2 स्पेस ग्रुप के बारे में पढ़ा, तो वे एक गणितज्ञ की तरह तुरंत उस डेटा का असली मतलब समझ गए। C2 स्पेस ग्रुप? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का शब्द लग रहा है। इसका सरल भाषा में क्या मतलब था? ये समरूपता यानी सिमेट्री को दर्शाने वाला एक गणितीय शब्द है। क्रिक के लिए इसका सीधा सा मतलब ये था कि डीएनए के दोनों धागे या स्ट्रैंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में? हाँ, इसे वैज्ञानिक भाषा में एंटी पैरेलल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शॉपिंग मॉल में 2 एस्केलेटर अगल-बगल चल रहे हों, एक ऊपर की तरफ जा रहा हो और दूसरा नीचे की तरफ। ओह, तो फ्रैंकलिन के डेटा में ये जानकारी छुपी हुई थी। बिल्कुल, लेकिन क्रिक ने अपनी विशेषज्ञता से उसका भौतिक मतलब निकाल लिया। तस्वीर दिखा दी और मैक्स पेरुट्स ने एक अप्रकाशित रिपोर्ट दे दी। क्या ये सीधे डेटा की चोरी नहीं थी? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। या फिर उस समय के विज्ञान में अनौपचारिक रूप से जानकारी साझा करने का यही चलन था? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज तक इतिहासकारों के बीच गर्मा-गर्म बहस होती है। हाँ, और इस मुद्दे पर ऐतिहासिक स्रोतों में 2 बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ के इतिहासकारों का तर्क है कि वो एमआरसी रिपोर्ट कोई गोपनीय या सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। अच्छा। ये एक सरकारी फंडिंग एजेंसी की रिपोर्ट थी और उस दौर में वैज्ञानिक एक दूसरे का डेटा इसी तरह अनौपचारिक रूप से देखा करते थे। उनके अनुसार वॉटसन और क्रिक ने वही किया जो उस समय का कोई भी शोधकर्ता करता। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि भले ही रिपोर्ट तकनीकी रूप से गोपनीय न हो, लेकिन किसी शोधकर्ता, खासकर एक महिला वैज्ञानिक के सबसे बेहतरीन डेटा को उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करना और फिर उसे अपने प्रकाशित पेपर में उचित श्रेय न देना, ये तो गलत है। ये उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। ये बहस तब और गहरी हो गई जब सालों बाद वॉटसन ने अपनी किताब द डबल हेलिक्स लिखी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसमें उन्होंने फ्रैंकलिन के काम और उनके व्यक्तित्व को बहुत ही नकारात्मक तरीके से पेश किया। इससे ये धारणा और मजबूत हुई कि इस कहानी में श्रेय का बंटवारा निष्पक्ष नहीं था। ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जो विज्ञान के मानवीय और कभी-कभी उलझे हुए चेहरे को सामने लाता है। लेकिन अगर हम वापस उस लेबोरेटरी में चलें, तो अब वॉटसन और क्रिक के पास डीएनए का बाहरी ढांचा आ चुका था। हाँ, फ्रेमवर्क तैयार था। यही तो असली संघर्ष था। क्या उन्होंने बस एक जैसे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया? मेरा मतलब है ए को ए के साथ और टी को टी के साथ। शुरुआत में वॉटसन ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की थी। उन्होंने लाइक विथ लाइक यानी एक जैसे बेस को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ रसायन विज्ञान का एक बहुत बड़ा रोड़ा अटक गया। क्या? एडेनिन यानी ए और ग्वानिन यानी जी आकार में बड़े अणु होते हैं जिनमें 2 रिंग होते हैं। इन्हें प्यूरिन कहा जाता है। दूसरी तरफ थाइमीन और साइटोसिन छोटे अणु होते हैं जिनमें केवल 1 रिंग होते हैं। इन्हें पायरिमिडीन कहते हैं। ओह, तो अगर 2 बड़े अणु मतलब ए और ए एक साथ जुड़ेंगे तो सीढ़ी का वो हिस्सा बहुत चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर 2 छोटे अणु जोड़ेंगे तो वो हिस्सा बहुत संकरा हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और ऐसा होने पर फोटो 51 से मिली जो 20 एंगस्ट्रॉम की एक समान चौड़ाई वाला नियम था, वो टूट जाता। हेलिक्स सीधा होने के बजाय ऊबड़ खाबड़ बन जाता। तो वॉटसन तो पूरी तरह से अटक गए होंगे। इस गतिरोध को किसने तोड़ा?
क्या फिर से कोई बाहरी डेटा काम आया? हाँ, इस बार उनके साथ ऑफिस साझा कर रहे एक अमेरिकन केमिस्ट जेरी डोनोह्यू ने हस्तक्षेप किया। डोनोह्यू ने वॉटसन को गत्ते के टुकड़ों के साथ जूझते हुए देखा और एक नज़र में बता दिया कि वॉटसन जिन रसायन विज्ञान की किताबों का संदर्भ ले रहे हैं वो गलत और पुरानी है। किताबें ही गलत थी? ये कैसे संभव है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है कि कभी-कभी छोटी सी रासायनिक जानकारी का जीव विज्ञान पर कितना बड़ा असर हो सकता है। किताबों में बेस के आकार को उनके एनॉल रूप में दिखाया गया था। एनॉल रूप? हाँ, डोनोह्यू ने बताया कि पानी वाले प्राकृतिक वातावरण में ये बेस अपने एनॉल रूप में नहीं बल्कि कीटो रूप में मौजूद होते हैं। एनॉल और कीटो, इन दोनों रूपों में आखिर फर्क क्या था जिसने इतनी बड़ी पहेली सुलझा दी? फर्क सिर्फ इतना था कि हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं या नाइट्रोजन के साथ। अच्छा, अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, तो ये ऐसा है जैसे आप किसी दूसरे देश में गए हैं और अपने लैपटॉप का 3 prong वाला प्लग एक 2 prong वाले दीवार के सॉकेट में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके पास सही चार्जर है और दीवार में बिजली भी है, लेकिन पिन की जगह गलत होने के कारण वे आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। और डोनोह्यू ने आकर वॉटसन को सही एडेप्टर दे दिया, जिससे पिन बिल्कुल सही जगह पर आ गए। ये बहुत ही शानदार उपमा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जैसे ही डोनोह्यू ने यह सुधार किया, 28 फरवरी 1953 को जेम्स वॉटसन ने गत्ते से सही कीटो रूप वाले नए कटआउट बनाए। और फिर जब उन्होंने उन टुकड़ों को मेज पर एक साथ रखा तो वो यूरेका पल आ गया। क्या हुआ जब उन्होंने उन नए टुकड़ों को जोड़ा? वॉटसन ने देखा कि जब एक बड़ा एडेनिन एक छोटे थाइमीन के साथ जुड़ता है तो उनका कुल आकार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक बड़े ग्वानीन के एक छोटे साइटोसिन के साथ जुड़ने पर होता है। कमाल है। मतलब एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा मिलकर हमेशा एक समान चौड़ाई बनाते हैं। बिल्कुल। इससे वो 20 एंगस्ट्रॉम की चौड़ाई वाली समस्या पूरी तरह से हल हो गई। सीढ़ी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक समान बन गई। और सिर्फ चौड़ाई ही नहीं, इसने एरविन चारगाफ के उस नियम को भी पूरी तरह से साबित कर दिया जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। A बराबर T वाला नियम? हाँ, अगर A का आकार सिर्फ T के साथ ही सही बैठता है तो जाहिर है कि किसी भी डीएनए में उनकी मात्रा हमेशा बराबर होगी। ये एक बेहद खूबसूरत और सरल समाधान था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब ये सब साबित हो गया तो दुनिया को इसके बारे में कैसे पता चला? 25 अप्रैल 1953 को विज्ञान की मशहूर पत्रिका नेचर में एक साथ 3 पेपर प्रकाशित हुए। पहला पेपर वॉटसन और क्रिक का था, दूसरा मॉरिस विल्किंस का और तीसरा रोज़लिंड फ्रैंकलिन और रेमंड गॉसलिंग का। मैंने सुना है कि वॉटसन और क्रिक का वो पेपर सिर्फ एक पन्ने का था। हाँ, बस एक पन्ना। और उसमें एक बहुत ही मशहूर लाइन लिखी गई थी। वो वाक्य विज्ञान के इतिहास में सबसे कम शब्दों में कही गई सबसे बड़ी बात मानी जाती है। उन्होंने लिखा था, यह हमारी नज़र से नहीं बचा है कि हमने जिस विशिष्ट पेयरिंग का अनुमान लगाया है वो आनुवांशिक सामग्री के लिए एक संभावित कॉपी करने के तंत्र का सुझाव देता है। ओह, मतलब जैसे ये पता चला कि A हमेशा T से और G हमेशा C से जुड़ता है, तो ये भी साफ हो गया कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। बिल्कुल। अगर हम डीएनए की उस घुमावदार सीढ़ी को बीच से खोल दें तो उसका हर एक आधा हिस्सा एक नए हिस्से को बनाने के लिए एक सांचे या टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ये जीवन की निरंतरता का सबसे बड़ा रहस्य था जो उस दिन खुल गया था। और इसी युगांतरकारी खोज के लिए 1962 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन रोज़लिंड फ्रैंकलिन उस मंच पर मौजूद नहीं थीं। दुख की बात है कि 1958 में ही ओवेरियन कैंसर की वजह से रोज़लिंड फ्रैंकलिन का निधन हो गया था। ये बहुत ही दुखद है। और नोबेल पुरस्कार के नियम के अनुसार ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन विज्ञान जगत में उनके योगदान को लेकर बहस हमेशा जारी रही। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो डीएनए डबल हेलिक्स की ये पूरी खोज सिर्फ सैद्धांतिक दिमाग की उपज नहीं थी। एकदम सही। यह वॉटसन और क्रिक की उस मॉडल बिल्डिंग वाली छलांग और फ्रैंकलिन, विल्किंस, चारगाफ और डोनोह्यू के कठोर प्रायोगिक डेटा, इन सब के एक बेहद जटिल संगम का परिणाम था। बिना ठोस डेटा के कैम्ब्रिज की टीम केवल हवा में तीर मार रही थी। और बिना सही थ्योरी के वो फोटो 51 केवल एक खूबसूरत तस्वीर बनकर रह जाती। यह बिल्कुल सही निष्कर्ष है। यह खोज दिखाती है कि विज्ञान एक सामूहिक प्रक्रिया है
जिसमें हर छोटे बड़े कदम की अपनी अहमियत होती है, भले ही इतिहास में हमेशा सबको बराबर का श्रेय न मिल पाए। और ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे विचार पर छोड़ जाती है जो शायद किताबों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। सोचिए, अगर रोजालिंड फ्रैंकलिन 1962 तक जीवित रहती तो नोबेल समिति क्या करती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नोबेल पुरस्कार के नियम कहते हैं कि ये एक बार में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। क्या विज्ञान के इस सबसे बड़े पुरस्कार के नियमों को बदलना पड़ता, या फिर इस महान इतिहास से किसी एक अहम चेहरे को हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता? सोचने वाली बात है। और आज के दौर में जब जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया भर की प्रयोगशालाओं के बीच एक नई और तेज दौड़ चल रही है, तो क्या आज भी वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के दबाव में ऐसे ही फैसले लेते हैं? क्या विज्ञान के उस साफ सुथरे ब्लूप्रिंट के पीछे आज भी इंसानी महत्वाकांक्षा और होड़ की वही जटिल कहानी चल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन के इस नक्शे को और भी दिलचस्प बना देता है। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और नई और गहरी चर्चा के साथ।